कुछ लोगों के काम को देख करके लगता है कि यार ये ना इसमें एकदम मास्टर है, कमाल का काम। और कुछ गानों की धुन को सुनकर लगता है कि यार क्या मास्टरपीस बनाया है। वैसे बहुत सारा तो नहीं, एक आध चीज हम में भी ऐसी होना तो मतलब बात तो बनी जाए, जिंदगी बन जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ तो ये लोग अलग करते हैं, कुछ तो इनका अलग ही रास्ता होता है। डेफिनेटली रास्ते भी होते हैं, तरीका भी होता है, मेथड भी होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मास्टरी कैसे हासिल की जाए किसी भी काम में, तो आज की ये समरी आपकी मदद करेगी इस काम में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी को, जिसका नाम है मास्टरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीने ने। और अगर हम इस समरी की बात करें तो ये यही कहती है कि कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी बिल्कुल मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट बच्चे थे तब उन्हें सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप बोल सकते हो कि जीनियस लोगों में ना बचपन से ही टैलेंट होता है, पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं, यानी कि इनेट टैलेंट होता है। लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है। आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हैं जितने बाकी लोग। आपके अंदर भी कोई ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, लेकिन ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पास को फुल टाइम वर्क में बदला जाए और कैसे आप अपने हुनर के मास्टर बन सकते हैं। इस समरी में आप मास्टरी के 3 फेजेस सीखेंगे। आप उस अल्टीमेट पावर के बारे में सीखेंगे जो मास्टर्स के पास होती है, और आप चाहे तो आप भी ये पावर हासिल कर सकते हैं। और ये चीज पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में जितने भी मास्टर्स हुए हैं सबने ये किया है। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह छोटे और इग्नोरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्डवर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव करके दिखा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान मेहनत करे तो क्या हासिल नहीं हो सकता। तो आप भी इस समरी के बारे में जान करके ये ट्रेनिंग ले सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। इसीलिए ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले द अल्टीमेट पावर के बारे में जानकर। आप भी मास्टर बन सकते हैं और इसके लिए कोई एज, जेंडर, रेस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर बिल्कुल नहीं करता। जरा सोचिए उन मास्टर्स के बारे में जिन्हें आप जानते हैं। दा विंसी, मोजार्ट, आइंस्टाइन, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग। ये सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर इनमें से हर एक अपने अपने फील्ड का मास्टर है। तो भाई आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स है। ऐसा यूनिक सेट ऑफ जीन्स किसी और के पास ना तो पहले था और ना ही फ्यूचर में होगा। आपकी सारी एबिलिटीज और पोटेंशियल सिर्फ आपकी अपनी है। आप अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। आज की मॉडर्न लाइफ में हम लोगों की जो जनरेशन है उसके लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन काफी आसान हो गई है, और इसी वजह से जेंडर, रेशियल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी काफी कम हो गया है। आप अपनी लाइफ के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो टॉप तक पहुंच सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि मगर कैसे? तो यहाँ पर ये समरी आपको वो सारे तरीके सिखाएगी। इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनने में मदद करेगा। लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली स्टेज है अप्रेंटिसशिप, दूसरी स्टेज है क्रिएटिव एक्टिव और थर्ड स्टेज है मास्टर। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो ये कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी लाइफ का एम यानी कि मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, विजन क्या है। जो भी आपको सोचना है सोच कर रखिए। ऐसा क्या है जो आपको करना पसंद है? सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आपका ये पैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। अगला है अप्रेंटिस स्टेज, जहां पर आप स्किल लर्न करते हैं, अपने किसी मेंटोर के अंदर ट्रेनिंग लेकर के सोशली इंटेलिजेंट बनते हैं। उसके बाद आप क्रिएटिव एक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ेंगे और फिर फाइनली अपने स्किल के मास्टर बन जाएंगे। मगर ये सब उतना भी इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए बहुत इंटेंस फोकस रखना है और पूरा एफर्ट करना है, क्योंकि रिसर्च ये साबित करती है कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। तब जाकर हम मास्टरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर्स के पास? क्या है उनका सीक्रेट? ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है? तो इसका आंसर है इंट्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का हाई फॉर्म है। इंट्यूशन वर्ड से शायद आपको मैजिक, मिस्ट्री या सुपर पावर जैसा कुछ लग रहा होगा, मगर नहीं, ये सब मिसकंसेप्शन है। असल में तो इंट्यूशन हाई लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस है। जब आप कई सालों की लगातार प्रैक्टिस से अपनी यूनिक एबिलिटी को इम्प्रूव करने और उसे निखारने में लगे रहते हैं, तो यही है इंट्यूशन की सही डेफिनेशन।
अब आप आइंस्टाइन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी की डिस्कवरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही ये कोई नया आइडिया है। दरअसल आइंस्टाइन साइंस में एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। उन्होंने रियलिटी के ट्रेडिशनली व्यूज को एक तरफ से चेंज करके रख दिया था। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग खोज हुई। आइंस्टाइन अपने बचपन से ही इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया था और उस दिन से ही आइंस्टाइन का साइंस को समझने का नजरिया चेंज हो गया। कई सालों की स्टडी के बाद फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में इस तरीके से अब्सॉर्ब हो गए थे जैसे स्पॉन्ज में पानी। दरअसल उनके माइंड में एक पूरी पिक्चर तैयार हो जाती थी। उन्होंने उन आइडियाज को आपस में लिंक किया और इस तरीके से रिलेटिविटी की थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकला। कई घंटों तक लगातार इंटेंस फोकस करने के बाद उन्हें ये मास्टरपीस मिला। इस थ्योरी का इफेक्ट इतना एक्सपेंसिव और एनलाइटनिंग है कि ऐसा लगता है जैसे ये ऊपर वाले का कोई जादू हो, और इसी को हम इंट्यूशन बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे इंस्टिंक्ट और रीजनिंग का मिक्स है। हम लोगों को इंट्यूशन से ज्यादा रैशनल थॉट ज्यादा समझ आता है। रैशनैलिटी एक थिंकिंग है कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में, लेकिन इंट्यूशन फुल पर्सपेक्टिव है। इंट्यूशन का मतलब है अपनी ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करना। एक मास्टर कुछ इस तरीके से इंट्यूटिव होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। वो किसी भी काम को पॉसिबल बना देता है और काफी डीप और ब्यूटीफुल आउटपुट दे सकता है। तो देखा आपने कि इंट्यूशन कितने कमाल की चीज है। एक्चुअल में हम इस हाई फॉर्म ऑफ पावर और इंटेलिजेंट को लाइफ में कभी ना कभी टैप करते हैं। जैसे जब आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो या किसी टास्क की डेडलाइन पर होते हो, तो उस टाइम आपको खुद ब खुद इंट्यूशन होने लगता है। उस वक्त आपका माइंड पूरा फोकस और एक्टिव रहता है, लेकिन एक बार डेडलाइन चली जाए या प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए तो फिर से आपका जो दिमाग है, आपका माइंड है, वो नॉर्मल मोड पर आ जाता है। तो आप जो भी काम करो उसमें अपने इंट्यूशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आपको इस समरी से सीखने को मिलेगा। ये समरी आपको अपनी लाइफ में कहीं भी और कभी भी हाई लेवल ऑफ पावर और इंटेलिजेंस लाना सिखाएगी, क्योंकि जिस पावर से आप अनजान है वो पावर तो आपके अंदर है ही, जो रिलीज होने का इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। तो अगर आप भी मास्टर बनने की राह पर चलना चाहते हो तो इस समरी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए और सुनिए। अब आगे बात करते हैं इस जर्नी में हम डिस्कवर योर कॉलिंग, यानी कि लियोनार्डो दा विंसी इटली के एक गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था विंसी। ये गांव फ्लोरेंस से कोई 20 मील दूर था। उनके फादर एक लॉयर बोर्गे ओसीए के मेंबर थे। अब कोई भी ये बोल सकता है कि लियोनार्डो तो बड़े लकी थे जो एक अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने पिताजी की एक नाजायज औलाद थी। उनके फादर ने उनकी मदर से शादी नहीं की थी और इस वजह से लियोनार्डो को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया और ना ही वो कभी एक प्रोफेशनल के तौर पर कहीं जॉब कर पाए। प्रॉपर डिग्री ना होने की वजह से लियोनार्डो लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी नहीं बन सकते थे। इस तरह उनका कभी कोई करियर नहीं बन पाया, क्योंकि उन दिनों इटली में यही कस्टम था। यंग लियोनार्डो को कभी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा खुद से सीखा। लियोनार्डो को विंसी का रिच कल्चर पसंद था, इसीलिए वो इसे एक्सप्लोर करते रहते थे। वो अक्सर जंगलों में किसी नदी और वाटरफॉल के किनारे चले जाते थे। जंगल के अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। एक दिन वो अपने फादर के ऑफिस गए और वहां से उन्होंने पेपर के कुछ पन्ने लिए और सीधे जंगल में चले गए। वहां जाकर वो एक पत्थर पर बैठ गए और जो कुछ उन्हें दिखा उसकी ड्राइंग बनाने लगे। फिर क्या था, उसके बाद तो उन्हें ड्राइंग का शौक लग गया। वो रोज स्केच बनाते थे, यहाँ तक कि बारिश में भी वो जंगल जाकर स्केचिंग करते थे। उनके पास खास टूल्स नहीं थे, ना ही कोई सिखाने वाला टीचर, और कॉपी करने के लिए पेंटिंग थी। उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल था, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि अच्छा स्केच बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्लोजली स्टडी करना पड़ता है। वो किसी भी चीज की सारी डिटेल्स अपनी आंखों में कैच कर लेते थे और फिर बिल्कुल सेम तस्वीर बना लेते थे। लियोनार्डो की हर तस्वीर जीती जागती लगती थी। जब वो 14 साल के हुए तो फ्लोरेंस जाकर के एक आर्टिस्ट स्टूडियो में अप्रेंटिस बन गए। ये स्टूडियो एंड्रिया ड्रेल वेरोचियो नाम के एक आर्टिस्ट का था। लियोनार्डो को अपनी हाई क्वालिटी स्केचेस की वजह से ये जॉब मिली थी। एक बार वेरोचियो ने लियोनार्डो को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्हें एक एंजल को पेंट करना था। उन्हें वही डिजाइन बनानी थी जो वेरोचियो ने उन्हें दिया था।
मगर लियोनार्डो ने अपना खुद का वर्जन बनाया। उन्होंने एंजल को फ्लावर बेड के ऊपर पेंट किया और हर फूल को बहुत ही डिफरेंट बनाया। और ये वही फ्लावर्स थे जो लियोनार्डो ने बचपन में देखे थे। फूलों को उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग के साथ पेंट किया था। एंजल के फेस के लिए वो चर्च गए और वहाँ प्रेयर में बैठे लोगों के चेहरे को स्टडी किया। उन्होंने पेंट का एक नया ब्लेंड मिक्स किया और एंजल का चेहरा एकदम शांत और पवित्र बनाया। लियोनार्डो ने सोचा, एंजल के पंखों को एकदम परफेक्ट बनाने वाला वो पहला आर्टिस्ट होगा। इसलिए वो मार्केट गए और कुछ पक्षी यानी कि बर्ड्स खरीद लाए। उन्होंने बर्ड्स के पंखों को बड़े गौर से देखा, एक एक डिटेल स्टडी की। उसके बाद वो कई घंटों तक एंजल के पंखों की ड्राइंग बनाते रहे और जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसमें एंजल के पंख एकदम रियल लग रहे थे। 1481 यानी कि 1481 में लियोनार्डो की लाइफ में एक चैलेंज आया। उस टाइम जो पॉप थे वो रोम के सिस्टिन चैपल के आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने लॉरेंजो डे मेडिसी से कुछ आर्टिस्ट के नेम सजेस्ट करने को बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लियोनार्डो की मेडिसी से बनती नहीं थी। लॉरेंजो एक एरिस्टोक्रेट थे और लिटरेरी क्लासिक के एक्सपर्ट भी थे, मगर लियोनार्डो लैटिन नहीं समझते थे जो उन दिनों एलिट क्लास लैंग्वेज मानी जाती थी। तो लियोनार्डो को छोड़कर के फ्लोरेंस के बाकी आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन कोई भी रुकावट लियोनार्डो को सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाई। एक्चुअल में लियोनार्डो को फ्लोरेंस का ये कल्चर पसंद नहीं था। आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट्स पाने के लिए या तो चर्च या रॉयल फैमिलीज को इम्प्रेस करना पड़ता था और इनमें से ज्यादातर आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क के कमीशन पर गुजारा करते थे। जाहिर सी बात है कि ये इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था, तो लियोनार्डो ने इसका एक बेहतर तरीका सोचा। उन्होंने मिलान जाने का फैसला किया। मिलान में लियोनार्डो ने स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव की। लियोनार्डो ने अमीर लोगों के लिए पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो अपने रिच क्लाइंट्स के लिए ओवरऑल एडवाइजर भी बनते थे। बदले में वो उनसे रेगुलर सैलरी लेते थे और इस तरह लियोनार्डो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए थे। अब वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते थे। उन्हें स्टडी करना और स्केच बनाना अच्छा लगता था। उनकी ह्यूमन एनाटॉमी की स्केचेस एकदम एक्यूरेट होती थी। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कई सारी मशीन्स भी बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी ड्राइंग और नोट्स कुल मिलाकर के 10,000 पेजेस से भी ज्यादा है और ये साबित करता है इस बात को कि उन्हें स्केचिंग से कितना प्यार था। तो आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? क्या आपका पैशन है? आपका पैशन या शौक कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, रीडिंग, स्कूबा डाइविंग या प्रोग्रामिंग। जो भी हॉबी हो उसे किसी वजह से मत छोड़िए। हाँ, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप फिर भी मास्टर बन सकते हो। और वो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। किसी भी चीज की शुरुआत कहीं से भी और कभी भी की जा सकती है। इम्पोर्टेंट ये है कि अपने अंदर की यूनिक एबिलिटी को इम्प्रूव करने की आप में एक इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइडियल अप्रेंटिसशिप की। चार्ल्स डार्विन जब छोटे थे तो एक बार उनके फादर बोले कि तुम सारा दिन चूहे पकड़ते रहते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, बड़े होकर फैमिली की नाक कटवाओगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा। चार्ल्स के फादर एक अमीर डॉक्टर थे और अपने बेटे से उन्हें काफी सारी उम्मीदें थी। उन्हें हमेशा यही टेंशन होती थी कि चार्ल्स पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है। वो यही सोचते थे कि चार्ल्स का फ्यूचर डार्क है। चार्ल्स बुक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उन्हें तो सिर्फ एडवेंचर करना पसंद था। आउटडोर एक्टिविटी में उनका दिल लगता था। उन्हें फ्लावर्स और बीटल्स कलेक्ट करने का बहुत बड़ा शौक था। उन्हें बर्ड्स भी अच्छी लगती थी, जिन्हें वो बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते और उनके बारे में कुछ न कुछ लिखते रहते थे। चार्ल्स डार्विन को नेचर बड़ा अट्रैक्ट करती थी। ये उनके लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट थी। जब वो 15 साल के हुए तो उनके फादर ने एक मेडिकल स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया, मगर चार्ल्स बड़ी जल्दी ही वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि उन्हें खून देख करके ही चक्कर आ जाता था। और इस तरह चार्ल्स फिर कैम्ब्रिज चले गए। उन्होंने किसी तरीके से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई फिनिश की। उन्हें सिर्फ बॉटनी मजेदार लगती थी, इसमें उनका पूरा इंटरेस्ट था। वो अपने प्रोफेसर हेंसलो के काफी क्लोज थे, जो उनके बॉटनी इंस्ट्रक्टर थे। ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेसर हेंसलो ने एक सी वॉइस में नेचुरलिस्ट की जॉब के लिए चार्ल्स का नाम रेकमेंड किया। शिप का नाम था HMS बीगल, जो साउथ अमेरिका की यात्रा पे कुछ सालों के लिए जाने वाला था। चार्ल्स को इस ट्रैवलिंग के दौरान एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स के सैंपल कलेक्ट करके उन्हें वापस इंग्लैंड भेजने थे। शुरुआत में चार्ल्स इस जॉब के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि वो इससे पहले कभी घर से दूर नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस जॉब में उन्हें काफी एडवेंचर का मजा मिलने वाला था।
HMS बीगल के कैप्टन फिट्ज रॉय ने उन्हें बोला कि उन्हें ग्रेट फ्लड और स्टोरी ऑफ क्रिएशन जैसा कि जेनेसिस में बताया गया है उसकी एविडेंस फाइंड आउट करने होंगे। कई महीनों के बाद जब शिप ब्राजील पहुंचा तो चार्ल्स को देखते ही इस जगह से प्यार हो गया था। यहाँ वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की भरमार थी। नेचर को इतने अलग अलग रंगों और वैरायटी के साथ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले किस प्लांट या एनिमल का सैंपल लेकर भेजे। चार्ल्स कई दिनों तक घूमते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। उनका काम वहाँ पर था कि जो भी एक्सोटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सबको उन्हें ऑर्गेनाइज करके लेबल लगाकर और डिस्क्राइब करके उनके बारे में लिखना था। स्टडी करने के लिए इतना कुछ था कि पूरी लाइफ भी कम पड़ती, लेकिन चार्ल्स का ये पैशन बन गया था। इन 5 सालों में उन्होंने साउथ अमेरिका के जंगलों को काफी हद तक एक्सप्लोर कर लिया था। अर्जेंटीना में चार्ल्स ने जमीन के अंदर से एक आर्माडिलो के रिमेन्स ढूंढकर निकाले। आर्माडिलो एक घोड़े और हाथी जैसे जानवर जिसे मस्तोडान बोलते थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। उन्होंने रियलाइज किया कि जमीन के अंदर दबे हुए इतने सारे एनिमल्स के रिमेन्स इस बात का सबूत है कि सारे एनिमल्स कभी इस दुनिया में हुआ करते थे। तो ये सोचना इलॉजिकल होगा कि अर्थ की सारी लाइफ फॉर्म्स एक ही टाइम पर क्रिएट हुई होगी, जैसा कि बाइबल के जेनेसिस में कहा गया है। एंडीज के माउंटेन रेंज में उन्हें अपने इस आइडिया को सपोर्ट करने के और भी सबूत मिले। सी लेवल से 12,000 फीट ऊपर चार्ल्स को सी शेल्स और कोरल रीफ्स के फॉसिल्स मिले और इस बात से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये माउंटेन्स बहुत साल पहले अटलांटिक ओशियन का पार्ट रहे होंगे। फिर इतने सालों में कई बार वॉल्केनो के फटने या अर्थक्वेक आने की वजह से ये माउंटेन रेंज एलिवेट हो गई होगी। आगे गलपगोस के आइलैंड पर चार्ल्स को और भी बड़ी रियलाइजेशन हुई। इस आइलैंड पर मिलने वाले हर एक स्पीशीज अपने आप में एकदम यूनिक थी। हालांकि ये सिर्फ 50 मील्स दूर थी, फिर भी एक आइलैंड में मिले एनिमल्स के फीचर दूसरे आइलैंड से डिफरेंट थे। यहाँ तक कि कछुओं के शेल्स में भी डिफरेंट फीचर थे। फिंच बर्ड्स की बीक्स भी अलग अलग शेप्स की थी। तो चार्ल्स ने सोचा कि ये सारी स्पीशीज अपने आइलैंड में मिलने वाले फूड या प्रेडेटर्स की वजह से अडॉप्ट हो गए होंगे। हजारों सालों से इन एनिमल्स के फीचर डेवलप होते रहे होंगे जो उन्हें उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव करने में हेल्पफुल रहे होंगे। एक्चुअल में इवॉल्व होने की एक कांस्टेंट जरूरत थी, नीड थी, क्योंकि सिर्फ ताकतवर ही सरवाइव कर सकता है, ये नेचर का रूल है। गलपगोस के आइलैंड में स्पीशीज की काफी वाइड वैरायटी मिली है, क्योंकि वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन में भी काफी वैरायटी है। तो ये बात दुनिया के हर कोने में लागू होगी। साउथ अमेरिका में 5 साल रहने के बाद चार्ल्स वापस इंग्लैंड लौट आए थे, लेकिन एक डिफरेंट इंसान के तौर पर। उनके फादर उन्हें देख कर के हैरान थे। फिजिकली भी चार्ल्स बड़े स्ट्रॉन्ग और मैच्योर लग रहे थे। उनके कैरेक्टर में भी काफी कुछ बदल गया था। चार्ल्स की लाइफ में अब एक पर्पस था, एक मीनिंगफुल और इंटेंस पर्पस। बाद में प्रोफेसर हेंसलो ने चार्ल्स की रिसर्च फाइंडिंग्स कैम्ब्रिज के प्रोफेशनल नेचुरलिस्ट को दिखाई और इसी वजह से चार्ल्स को उनके सर्कल में एक्सेप्ट कर लिया गया और उन्हें लर्निंग के कई और मौके मिल गए थे। आने वाले टाइम में उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट की और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्रिएट की। चार्ल्स डार्विन एक रिस्पेक्टेड बायोलॉजिस्ट बन गए, जो उनके फादर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर आप मास्टर की लाइफ स्टोरी को स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि आइडियल अप्रेंटिसशिप या ग्रेट अपॉर्चुनिटी के मिलने के दौरान वो एक सिंपल आउटसाइडर से एक स्किल्ड एक्सपर्ट बन पाए। तो अप्रेंटिसशिप से पहले उनके पास कोई नॉलेज या डिसिप्लिन नहीं था, मगर उसके बाद उनकी लाइफ एकदम फोकस्ड हो गई। लेकिन जर्नी टू मास्टरी के लिए आपको दुनिया का चक्कर नहीं लगाना है। आपको बस ऐसे परफेक्ट मौके चाहिए जो आपको ट्रेन कर सके। ये आपकी जॉब हो सकती है या इंटर्नशिप या कोई वर्कशॉप, या आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां आप अपने स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सको। अपना कोई मेंटोर बनाओ जो आपको हेल्प कर सके और अपने जैसे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दो। जो भी सीखो पूरे दिल से सीखो। सिर्फ अपना माइंड ही नहीं बल्कि अपना कैरेक्टर भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसी के साथ अब आगे जानते हैं क्रिएटिव एक्टिव के बारे में। वुल्फगैंग अमड्यूस मोजार्ट एक चाइल्ड जीनियस थे। सिर्फ 4 साल की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना सीख लिया था। उनके फादर लियोपोल्ड वायलिन बजाते थे और म्यूजिक टीचर भी थे। बचपन से ही मोजार्ट अपने फादर की म्यूजिक क्लासेस सुना करते थे। उनकी सिस्टर मरिया अन्ना ने भी 7 साल की उम्र से पियानो बजाना शुरू कर दिया था। मोजार्ट के फादर जब उनकी सिस्टर को पियानो के लेसन्स देते थे, उस टाइम मोजार्ट वहीं पर आस पास रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र कोई 4 साल थी। लियोपोल्ड ने देखा कि उनके बेटे में काफी पोटेंशियल है, तो उन्होंने
वुल्फ गैंग को भी सिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने इससे पहले कभी इतने छोटे बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन वुल्फ गैंग यानी कि मोजार्ट ने लर्निंग में काफी इंटरेस्ट दिखाया। वो बड़े दिल से डीप फोकस के साथ पियानो सीखते थे। यही उनकी जीनियस बनने की वजह थी। उन्हें पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी उनके फादर उन्हें कोई मुश्किल पीस लर्न करने को बोलते तो मोजार्ट बड़े एक्साइटेड हो जाते थे और फिर दिन रात नॉन स्टॉप लगातार उस पीस की प्रैक्टिस में लगे रहते। कई बार तो उनकी प्रैक्टिस रात में भी चलती रहती थी। फिर उनके पेरेंट्स उन्हें पियानो पर से उठने को बोलते थे और सोने के लिए भेज देते थे। वैसे एक दिन की बात है, लियोपोल्ड ने देखा कि एना मारिया और मोजार्ट एक ऐसा पीस बजा रहे थे जिसके लिए 2 पियानो चाहिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अब क्योंकि उनकी कोई खास इनकम नहीं थी तो लियोपोल्ड ने सोचा कि वो अपने बच्चों के साथ यूरोप का टूर करेंगे और पब्लिक परफॉर्मेंस से पैसा कमाएंगे। लियोपोल्ड वायलिन बजाएंगे और उनके बच्चे पियानो। उन्होंने मारिया एना को एक प्रिंसेस की ड्रेस पहना दी और मोजार्ट को कोर्ट मिनिस्टर की। फिर उन्होंने वियना, पेरिस, लंदन का टूर किया और जहां भी वो गए उन्होंने वहां की रॉयल फैमिलीज और कोर्ट मेंबर्स को इम्प्रेस किया। मोजार्ट कोर्ट कंपोजर से फ्रेंडशिप कर लेते थे। उन्होंने फेमस कंपोजर जोहान क्रिश्चियन बाज को एडवांस लेसन्स देने के लिए बोला। मोजार्ट को वर्ल्ड ऑफ थिएटर और ओपेरा ने भी बड़ा अट्रैक्ट किया। वो यूरोप की ग्रेट सिटीज के म्यूजिक में पूरी तरह से डूब गए थे। मोजार्ट फैमिली का ये टूर काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब उन्हें एक नई स्ट्रेटेजी सोचनी थी क्योंकि मोजार्ट और मारिया एना अब बड़े हो रहे थे। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस की नॉवेल्टी अब धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर भी मोजार्ट ने अब तक काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस अचीव कर लिया था। मोजार्ट जब 17 साल के हुए तो उनके फादर ने उन्हें अपने होम टाउन सल्जबुर्ग में कोर्ट कंपोजर की पोजीशन में रखवा दिया था। लियोपोल्ड ने सल्जबुर्ग के आर्च बिशप को अपने बेटे को रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। वो अपने बेटे मोजार्ट के लिए एक स्टेबल जॉब चाहते थे। खैर, मोजार्ट इस बात से काफी खुश थे। हालांकि वो ग्रेट थिएटर और म्यूजिक को बड़ा मिस कर रहे थे जो उन्होंने बचपन में देखा था। सल्जबुर्ग बड़ा ही छोटा सा टाउन था। यहाँ ना तो ओपेरा थे और ना ही बड़े बड़े थिएटर थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मोजार्ट म्यूजिक कंपोज करना चाहते थे, अपना खुद का मास्टरपीस बनाना चाहते थे। वो दूसरों का म्यूजिक परफॉर्म करके थक चुके थे। उन्हें कुछ ऐसा परफॉर्म करना था जो उनकी खुद की क्रिएशन हो। उन्हें अपनी लाइफ में अपने फादर का इंटरफेयर अब और ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। वो इस बंधन से आजाद होने की कोशिश कर रहे थे। जब वो 25 साल के थे तो एक बार वो आर्च बिशप के साथ वियना गए। मोजार्ट ने वहाँ खुद को एक कोर्ट म्यूजिशियन के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था, मगर आर्च बिशप अभी भी उन्हें किसी बच्चे और अपने नौकर की तरह ट्रीट करते थे। मोजार्ट को फील होता था कि टाइम उनके हाथ से छूट रहा है। वो इतने बड़े हो चुके थे कि अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सके। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब और नहीं सहेंगे। जब वियना से जाने का टाइम आया तो मोजार्ट ने आर्च बिशप से बोला कि वो अब वियना में नहीं रहेंगे। वियना का थिएटर, ओपेरा कल्चर और ऑर्केस्ट्रा उन्हें अट्रैक्ट करता था। उन्हें बहुत स्ट्रांगली फील होता था कि यही वो जगह है जहां वो अपने टैलेंट को यूज करके म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। उन्होंने कोर्ट कंपोजर वाली जॉब छोड़ दी और वियना में रहने लगे। ना तो उनके फादर और ना ही सल्जबुर्ग के आर्च बिशप उनको रोक सके। ये उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। इस पॉइंट पर मोजार्ट के पास म्यूजिक का 20 सालों का एक्सपीरियंस था। उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा घंटों की प्रैक्टिस की थी और अब उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए था जहां पर वो अपनी जीनियस शो कर सके। और ये मौका थिएटर प्ले डॉन जियोवानी के नाम से उनके सामने आया। मोजार्ट म्यूजिक के हर फील्ड में माहिर थे। उन्हें मालूम था कि कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, चाहे सैडनेस हो या एंगर या हैप्पीनेस। म्यूजिक के जरिए हर मूड को एक्सप्रेस किया जा सकता है। उन्होंने लार्ज ऑर्केस्ट्रा के लिए म्यूजिक कंपोज किया और इसके मास्टर बन गए। इससे पहले किसी ने इस टाइप का म्यूजिक क्रिएट नहीं किया था और उनकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन इतने अलग, इतने क्रिएटिव और इतने एडवेंचरस होते थे, फिर भी उनमें मास्टरी और गहराई थी। उन्होंने डॉन जियोवानी के कैरेक्टर के हिसाब से म्यूजिक बनाया था, जो एक ग्रेट सीड्यूसर था जिसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। तो ये थी मोजार्ट की अमेजिंग मास्टरी। और अपनी लाइफ के लास्ट 10 सालों में उन्होंने ओवरट्यूरर्स बनाया, सोनाटा क्रिएट किया और ओपेरा म्यूजिक दिया जो आज किसी खजाने से कम नहीं समझा जाता। मगर अफसोस ये है कि ग्रेट आर्टिस्ट सिर्फ 35 साल की उम्र में चल बसा, लेकिन जाने से पहले वो अपनी लाइफ का मकसद पूरा कर गया। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पीक पर होती है। हमारे मन में हजारों सवाल होते हैं, हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस पे बंधने लगते हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमें अपने सपने पूरे करने से रोकने लगती है।
और हम उतने क्रिएटिव नहीं रहते हैं जितने कि बचपन में होते थे। क्रिएटिव एक्टिव स्टेज बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी और एक्सपर्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्रिएटिव से मतलब है कि हम हाईली प्रोडक्टिव बने, हम किसी आर्टिस्ट की तरह बन सकते हैं। एक्टिव से हमारा मतलब है कि हम ओरिजिनल बने, हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में परफेक्ट है और रूल से हटकर देखें तो हम कुछ नया और डिफरेंट करने की एबिलिटी रखते हैं। और इसका ग्रेट एग्जाम्पल हमारे सामने है, मोजार्ट का ग्रेट म्यूजिक, उनकी कॉम्पोजिशंस जिसमें ऑर्केस्ट्रा के सारे स्किल्स है। मोजार्ट से पहले का थिएटर म्यूजिक लाइट और मेलो था, मगर अपने 2 डेकेड्स के एक्सपीरियंस से मोजार्ट के माइंड में एक बड़ी पिक्चर बन चुकी थी। उन्होंने ऐसा म्यूजिक क्रिएट किया जो हर तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करता था, क्योंकि जिन प्ले के लिए वो म्यूजिक कंपोज करते थे उनके हर कैरेक्टर के हिसाब से मोजार्ट ने म्यूजिक बनाया था। और ये एक नया ट्रेंड था जो सिर्फ मोजार्ट ने सेट किया। उनके म्यूजिक सुनकर के लोग शॉक रह गए थे, उन्हें ये बड़ा पेनफुल लगता था। लेकिन मोजार्ट यूरोप का एक न्यू स्टैंडर्ड बनकर उभरे। एक वो ही थे जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ थिएटर को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया था। अब इसी के साथ हम बात करते हैं मास्टरी के बारे में। इंट्यूशन कोई मैजिक पावर नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। हमारी ब्रेन कैपेसिटी के साथ हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती चली जाती है। इंट्यूशन मेमोरी से शुरू होती है। आपका माइंड सालों से इन्फॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करता रहता है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन और उन मास्टर्स की थ्योरीज जो आपसे पहले हुए हैं। और क्योंकि आपके पास इतनी स्किल्स होती है, आप इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको फुल पर्सपेक्टिव मिलता है। फिर आप फील्ड ऑफ नॉलेज को पूरी तरह देख लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या कमी है। आप उन कनेक्शंस को भी देख सकते हो जो किसी और ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपकी सालों की प्रैक्टिस की वजह से आपका ब्रेन तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके इंट्यूशन दे देता है। रिसर्च बताती है कि एक स्किल्ड पर्सन बनने के लिए आपको 10,000 घंटे या 10 सालों की प्रैक्टिस चाहिए, और अगर मास्टर बनना है तो कम से कम 20,000 घंटे या फिर 20 सालों की मेहनत चाहिए। दरअसल अल्टीमेट पावर के लिए 20 साल तो मिनिमम लगते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमने ऐसे कई मॉडर्न मास्टर्स को देखा है जो अपने करियर में ऊंचाइयों को छू चुके हैं। अब जैसे बिल गेट्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपने हाई स्कूल के दिनों से ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के टेक जॉइंट बनने तक बिल गेट्स के पास ऑलरेडी 20 सालों का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस था। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप में भी वो पोटेंशियल है, आप भी लिमिट से आगे देख सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने की पावर रखते हो। फिर आपके हर सवाल का जवाब खुद ब खुद आपके माइंड से पॉपअप होता रहेगा। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन के लाखों न्यूरॉन्स हर टाइम एक्टिव रहते हैं और स्पार्क करते रहते हैं। मीडियोक्रिटी के लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। आप कुछ डिफरेंट बन सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। चाहे तो हिस्ट्री बना लो, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड और सबके चहेते बन सकते हो। बेशक आज आप कुछ नहीं हो, लेकिन आने वाला कल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। आपको शायद यकीन ना आए, पर ऐसा हो सकता है कि किसी दिन दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोग आपका नाम गूगल कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टोरी पर किताबें लिखी जाएगी और आप सोशल मीडिया में छाए रहेंगे। लेकिन आपको ये सब एक सपना लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। सपने सच भी होते हैं, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। जब आपसे पहले वाले मास्टर्स ने कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हो। राइट ब्रदर्स, जैक मा, निकोला टेस्ला या बीटल्स, इन सब की स्टोरी किसी फेयरी टेल्स जैसी लगती है, लेकिन ये सब हमारे और आपके जैसे ही नॉर्मल थे। एक टाइम था जब इन्हें भी कोई नहीं जानता था, लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की, बस अपना काम करते रहे और सबसे आगे निकल गए। तो आपके पास आपका ब्रेन है, आपका यूनिक सेट ऑफ जीन्स है, यानी आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेस के लिए चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ टाइम हो गया है इस समरी के कंक्लूजन का। आपने इस समरी में दा विंसी, चार्ल्स डार्विन और मोजार्ट जैसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में जाना। आपने समरी में ये भी जाना कि पावर ऑफ इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है, और इसमें आपने मास्टरी के 3 फेजेस के बारे में भी सीखा। ये समरी आपको अपनी स्किल पर मास्टरी अचीव करने का रास्ता दिखाती है और आपको बस ये पाथ फॉलो करना है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप भी ये कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं? अपना हर दिन मुट्ठी में कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने हर दिन को मैक्सिमम यूज कीजिए, अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करने की पूरी कोशिश कीजिए, वरना आपका ये प्रेशियस टाइम यूं ही वेस्ट हो जाएगा। अपने ब्रेन की न्यूरॉन्स को एक्टिव कीजिए और आज बल्कि अभी से अपनी मास्टरी की इस जर्नी को शुरू कीजिए।